दोस्तों आज मैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी पैराडाइज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। कहानी की शुरुआत में हम इयोन नाम की एक कंपनी का एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जिस एडवर्टीजमेंट में वो बता रहे होते हैं कि अब हमारी कंपनी की मदद से आप एक दूसरे के टाइम को खरीद या बेच सकते हो। दरअसल इस कंपनी ने एक फॉर्मूला खोज निकाला था, जहां अगर दो लोगों का डीएनए मैच हो जाए तो वो दो लोग एक दूसरे को अपनी उम्र खरीद या बेच सकते थे। मान लीजिए एक 50 साल का बूढ़ा व्यक्ति है जो कि बहुत अमीर है, वहीं दूसरी तरफ एक 20 साल का नौजवान है लेकिन वो बहुत गरीब है। और अगर इन दोनों का डीएनए मैच हो जाए तो 20 साल वाला बंदा पैसों के बदले में अपने आने वाले कुछ साल को 50 साल वाले बूढ़े को बेच सकता है, जिससे कि 50 साल वाले बूढ़े की उम्र कुछ कम हो जाएगी और जो नौजवान अब तक 20 साल का ही था उसकी उम्र कुछ साल बढ़ जाएगी। कहानी जर्मनी की है, जहां हम मैक्स नाम के बंदे को देखते हैं जो कि एओन कंपनी के लिए काम करता है। यहाँ वो एक क्लाइंट से मिलने आया हुआ था जो कि एक इजिप्शियन रेफ्यूजी होता है। ये पूरी फैमिली सालों से रेफ्यूजी कैंप में रह रहे होते हैं और इनके पास जर्मनी का वीज़ा तक नहीं होता। मैक्स यहाँ पर अपने क्लाइंट को, जो कि 18 साल का एक लड़का होता है, उसे कन्विंस करता है कि वो एओन कंपनी को अपने 15 साल बेच दे। सामने से वो लड़का कहता है कि 15 साल तो बहुत ज़्यादा है, अभी अभी मैं बस 18 साल का हुआ हूँ और अपना 15 साल बेचकर मैं सीधा 18 से 33 साल का हो जाऊंगा। मैक्स वापस से अपने क्लाइंट को कन्विंस करता है कि अगर तुम अपने 15 साल बेचोगे तो जो बंदा तुम्हारे 15 साल खरीदने वाला है उस बंदे से इयोन कंपनी तुम्हें 7 लाख यूरो दिलवाएगी, जिससे कि तुम इस रेफ्यूजी कैंप से बाहर निकल सकते हो, अपना अपार्टमेंट खरीद सकते हो, अपनी पूरी फैमिली का वीज़ा बनवा सकते हो और तो और इतने पैसे में अपना एक बिजनेस भी कर सकते हो। कैसे भी करके मैक्स उस बंदे को अपना 15 साल बेचने के लिए मनवा ही लेता है और डील बुक करके खुशी खुशी वापस इयोन कंपनी के एक इवेंट में आ जाता है। यहाँ कंपनी के बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं जो कि उम्र के खरीदने और बेचने के अगेंस्ट होते हैं। इस इवेंट में मैक्स को इयोन कंपनी की तरफ से अवार्ड मिलता है क्योंकि मैक्स ने बस 3 महीने में ही 276 सालों की उम्र का खरीद बेच करवाया था। आगे स्टेज पे इयोन कंपनी की सीईओ सोफी टाइसन भी आती है, जो बताती है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेल्सन मंडेला जैसे कई बड़े बड़े बुद्धिमान लोग इस दुनिया को छोड़कर बहुत जल्दी चले गए। क्या होता अगर वो बुद्धिमान लोग भी उम्र खरीद पाते और 100, 150, 200 साल तक जी पाते, तो हमें उनके तरफ से और कितने आविष्कार देखने को मिलते। सोफी टाइसन बताती है कि अब तक उन लोगों ने 2 लाख लोगों की उम्र घटाई है। वहीं जिन लोगों ने अपनी उम्र सामने वालों को बेची है उन्हें कंपनी की तरफ से इतना पैसा मिला कि अब वो जिंदगी भर बिना काम किए राजा की तरह रह सकते हैं। सोफी आगे बताती है कि अभी भी वो लोग एक लैब में 15 बूढ़े साइंटिस्ट की उम्र को घटा रहे हैं, जिससे कि वो आगे आने वाले और कई साल जी सकेंगे। वहीं हमें लैब का देखने को मिलता है जहां गरीब लोग पैसों के बदले में अपनी एज साइंटिस्ट और अमीर लोगों को डोनेट कर रहे थे। तभी वहां पे एक आदमी 15 के 15 साइंटिस्ट और अमीर लोगों की गोली मारकर हत्या कर देता है। यह आदमी एडम ग्रुप का एक मेंबर होता है। एडम ग्रुप दरअसल इयोन कंपनी के खिलाफ था और एडम ग्रुप का मानना था कि इयोन कंपनी गरीबों को पैसे का लालच देकर उनकी जिंदगी छीन रही है और एडम ग्रुप हर उन अमीर लोगों को मारने लगता है जो अपनी उम्र कम करवा रहे थे। वो आदमी उन 15 लोगों को मारकर वहां पे एडम ग्रुप का सिंबल बनाकर निकल जाता है। आगे हम एलिना को देखते हैं जो कि मैक्स की बीवी होती है। एलिना और मैक्स एक आलीशान अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं जो कि एलिना ने लोन पर ले रखा था। एलिना और मैक्स साथ में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद दोनों ही एलिना के घर चले जाते हैं। एलिना के डैड मैक्स से थोड़ा सा नाराज रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरी बेटी का पति एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जो कि गरीबों को पैसे के लालच में बूढ़ा करके उन्हें मौत के घाट उतार देती है, वहीं अमीर लोगों को और जवान बनाती रहती है। मैक्स और एलिना के डैड में इस बात पर थोड़ी कहासुनी भी होती है, लेकिन डिनर करके वापस वो लोग अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग अपने अपार्टमेंट के बाहर आते हैं तो उन्हें उनका अपार्टमेंट जलता हुआ दिखता है। ये देखकर दोनों ही घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि अभी तो इस अपार्टमेंट का लोन भी नहीं उतरा है और अपार्टमेंट जलकर राख हो गया। मैक्स खैर बोलता है कि घबराने की कोई बात नहीं, इस चीज का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेगी। जब ये लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी का कहना होता है कि हमें अपार्टमेंट में लगे फायर डिटेक्टर से पता लगा है
कि आप लोगों ने ही घर में जलता हुआ कैंडल छोड़ दिया था और चूंकि गलती मैक्स और एलिना की ही है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी अब इन्हें कोई भी पैसा देने से मना कर देती है। और तो और अभी इन्हें अपार्टमेंट का $2.5 मिलियन बैंक को भी देना था। इनके पास बैंक को देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। इनके पास जो भी बचा खुचा पैसा था वो इनके अपार्टमेंट में ही था, जो कि आग लगने की वजह से जल चुका था। यहाँ हमें ये पता चलता है कि एलिना ने अपार्टमेंट लेते वक्त अपनी उम्र को भी गिरवी रख दी थी। एलिना का भी डाटाबेस में किसी के साथ डीएनए मैच हुआ होता है। एलिना को लगा नहीं था कि ऐसी भी कभी नौबत आएगी जहां उनका अपार्टमेंट जल जाएगा और उनके सारे पैसे भी जल जाएंगे, और तो और उन्हें इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी वाले बताते हैं $2.5 मिलियन के हिसाब से अब एलिना को अपनी 40 साल उम्र देनी पड़ेगी। और यहाँ से बाहर निकलते ही एलिना को पुलिस उठा लेती है। ये देखकर मैक्स काफी घबरा जाता है और वो एलिना को दिलासा देता है कि घबराने की कोई बात नहीं। वो एलिना को बोलता है कि मैं इयोन कंपनी के लिए ही काम करता हूँ और मैं कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा। इसके बाद मैक्स सीधा अपनी कंपनी की सीईओ सोफी टाइसन के पास जाता है। वहां जाकर वो सोफी को बताता है कि मैं आपके कंपनी का एक लॉयल एम्प्लॉय हूँ। आपके तरफ से मुझे अवार्ड्स भी दिए गए हैं, लेकिन आज मेरी बीवी को ही पुलिस ने पकड़ लिया है। बैंक मेरी बीवी से पैसों के बदले में 40 साल ले रही है और मुझे इस चीज में आपकी मदद चाहिए। मुझे आपसे $2.5 मिलियन का लोन चाहिए, जो कि मैं आपके कंपनी में काम करके जल्द ही चुका दूंगा। और फिलहाल इस $2.5 मिलियन को मैं अभी बैंक को देकर अपनी बीवी को बचा पाऊंगा। सोफी टाइसन मैक्स को बोलती है कि खुद की और अपनी बीवी की फाइल मेरे पास पहुंचा दो और मुझसे जो भी मदद बन पड़ेगी मैं बिल्कुल करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सोफी अपने कंपनी के सभी मैनेजर्स के साथ मीटिंग में होती है, जहां पे सोफी को छोड़कर सभी लोग जवान होते हैं। मतलब साफ था कि बाकी के सारे ही मैनेजर्स को अपने डीएनए का कोई ना कोई ह्यूमन मैच मिल ही गया था, जिससे इन मैनेजर्स ने या तो उनकी उम्र खरीद ली थी या उनसे जबरदस्ती ले ली थी। लेकिन यहीं पे सोफी टाइसन अब तक बूढ़ी होती है, क्योंकि सोफी टाइसन को उसके डीएनए मैच का कोई भी इंसान अब तक नहीं मिला था। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिना का एज ट्रांसप्लांट प्रोसेस चालू हो चुका है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। एलिना वहां पे मदद की गुहारें लगा रही होती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। जबरदस्ती एलिना की 40 साल उम्र ले ली जाती है। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं दिखाया जाता कि एलिना की उम्र किस व्यक्ति को ट्रांसफर की जा रही है। खैर, इसके बाद मैक्स एलिना को लेकर वापस घर आता है। दरअसल इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 3 दिन लगते हैं, जहां 3 दिन में जिसने अपनी उम्र दी है वो पूरी तरह से बड़ा हो जाता है, तो वहीं जिसके पास उम्र गई है वो 3 दिन में पूरी तरह से जवान हो जाता है। यहाँ पहली रात ही एलिना बूढ़ी होना शुरू हो गई थी। दूसरे दिन वो और ज्यादा बूढ़ी हो जाती है, पर मैक्स एलिना को विश्वास दिलाता है कि वो वापस से सोफी से बात करेगा और एलिना की एज रिवर्स करवा लेगा। मैक्स वापस सोफी टाइसन से मिलने जाता है, जहां वो मदद की गुहारें लगाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सोफी को भी अपने मैच का कोई डोनर मिल गया है और अब वो भी बूढ़े से जवान हो रही है। मैक्स सोफी से मदद की भीख मांगता रहता है, लेकिन सोफी वहां से बिना कुछ बोले चले जाती है। इधर एलिना पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी थी। एलिना मैक्स को बोलती है कि हमने साथ में खुद के बच्चे और फैमिली बसाने की सोची थी, लेकिन मेरे बूढ़े हो जाने के बाद अब ये सब नहीं हो सकता और ना ही तो मैं अब इस तरह से तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। एलिना फिर वापस अपने माँ बाप के घर आ जाती है, जहाँ वो इतनी बूढ़ी दिख रही थी कि अब उसके खुद के माँ बाप भी उससे जवान लग रहे थे। मैक्स, जो कि अब तक इयोन कंपनी का वफादार था, इस सब से टूटकर वो अपनी नौकरी छोड़ देता है और अब वो इयोन कंपनी के अगेंस्ट हो जाता है। इसी तरह मैक्स एक दिन पार्क में बैठा हुआ था, जहां उसे एक बच्ची ड्रग्स बेचने आती है। मैक्स उस बच्ची पे गुस्सा हो जाता है और उसे वहां से भगा देता है। फिर अगले दिन मैक्स वापस उसी लड़की को देखता है जो और लोगों को ड्रग्स बेच रही थी, और उसके बाद वो बच्ची जाकर सिगरेट भी पीने लगती है। ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि इतनी छोटी बच्ची इतने बड़े बड़े कांड यूं ही नहीं कर सकती। वो जाकर उस बच्ची से बोलता है कि मुझे पता है तुमने अपनी उम्र छोटी करवाई है, लेकिन इतनी छोटी उम्र करने का तो इयोन कंपनी लाखों डॉलर्स लेगी। वो लड़की फिर मैक्स को बताती है कि ये काम बस इयोन कंपनी में ही नहीं, बल्कि इल्लीगली भी ब्लैक मार्केट में सस्ते तरीके से हो रही है।
और फिर वो बच्ची मैक्स को उस डॉक्टर का कांटेक्ट देती है जो इलीगल तरह से ब्लैक मार्केट में ये ऑपरेशन कर रहा होता है। इसके बाद मैक्स ब्लैक मार्केट से ही एलिना का एक फेक पासपोर्ट बनवाता है और वहां से वो एक गन भी खरीदता है। सब प्लानिंग कर लेने के बाद अब मैक्स सोफी पे नजर रखने लगता है। एक दिन जब सोफी टाइसन ग्रेवयार्ड में फूल चढ़ाने गई हुई होती है तो मैक्स पीछे के दरवाजे से आकर सोफी को किडनैप कर लेता है। यहाँ मैक्स देखता है कि सोफी अब पूरे तरह से जवान हो चुकी थी, जिससे मैक्स को पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सोफी टाइसन ही है, जिससे एलिना का डीएनए मैच हुआ है और सोफी ने ही एलिना की उम्र ले ली है। मैक्स सोफी को किडनैप करने के बाद वहां पर एडम ग्रुप का सिंबल बना देता है, जिससे कि सबको ये लगे कि ये काम एडम ग्रुप ने किया है, जो कि पहले से ही इयोन कंपनी के खिलाफ है। अब मैक्स के पास सब कुछ रेडी था जिससे वो एलिना की उम्र वापस ला सकता था। मैक्स फिर एलिना को बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सोफी टाइसन ही है जिसने तुम्हारी उम्र तुमसे छीनी है। और मैक्स एलिना को आगे बताता है कि उसने ऑलरेडी इयोन कंपनी की सीईओ सोफी टाइसन को किडनैप भी कर लिया है। एलिना ये किडनैपिंग के बिल्कुल अगेंस्ट होती है, लेकिन मैक्स एलिना को बोलता है कि सोफी ने जबरदस्ती तुमसे तुम्हारी उम्र छीनी है, जो कि हम वापस लेंगे और इससे हम गलत नहीं बन जाते। उधर सोफी टाइसन के गार्ड्स भी ग्रेवयार्ड पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एडम ग्रुप का सिंबल दिखता है। लेकिन जब ये लोग ग्रेवयार्ड के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें बाहर में मैक्स की कार दिखती है और अब सोफी के बॉडीगार्ड्स भी मैक्स को ढूंढने में लग जाते हैं। ये लोग मैक्स के कार की जीपीएस को ट्रैक करते हुए उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां इन्होंने सोफी को बंधक बनाया हुआ था। लेकिन तब तक मैक्स और एलिना अपनी कार को यहां छोड़कर निकल चुके थे और यहां गार्ड्स को कुछ भी नहीं मिलता। इधर वापस सारे गार्ड्स कंपनी में आकर मैक्स और एलिना का फेस डिटेक्शन कर रहे होते हैं। तभी एक शिप के सीसीटीवी में एलिना का फेस आ जाता है, जो कि इनके सॉफ्टवेयर के फेस डिटेक्शन में आ जाती है। दरअसल मैक्स और एलिना सोफी को किडनैप करके शिप से लिथुआनिया नाम की शहर में ले जा रहे होते हैं, जहां इनका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होता है। एक दिन का सफर करने के बाद जब शिप पोर्ट तक पहुंचती है तब मैक्स को पोर्ट पे बहुत सारी पुलिस की लाइट्स दिख जाती है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि इयोन कंपनी को इनका लोकेशन पता चल चुका है और उन्होंने इनके पीछे पुलिस लगा दी है। मैक्स को शिप पर ही 4 लोगों की फैमिली दिखती है और मैक्स इनके बच्चों को गन पॉइंट पर अगवा कर लेता है। और मैक्स उस आदमी से बोलता है कि अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो हमें अपने डिग्गी में छिपाकर पुलिस के चेक पॉइंट से बाहर निकाल कर ले जाओ, और अगर पुलिस कुछ सवाल करे तो वो उसका जवाब बिल्कुल कॉन्फिडेंस से दे, जिससे कि पुलिस को कोई शक ना हो। और होता भी ऐसा ही है। वो आदमी मैक्स, एलिना और सोफी को गाड़ी के डिग्गी में छिपाकर पुलिस के चेक पॉइंट से बाहर निकाल ले जाता है। जब ये लोग पुलिस से भी बचकर निकल जाते हैं तब यहाँ पर सोफी बताती है कि वो सोफी टाइसन नहीं है, बल्कि वो तो सोफी टाइसन की बेटी मैरी टाइसन है और वो खुद अपनी माँ के इन कामों के अगेंस्ट है। ये सुनकर मैक्स और एलिना दोनों ही घबरा जाते हैं कि इतना सब करके पूरे प्लान पे पानी फिर गया। लेकिन मैक्स सोचता है कि ये झूठ बोल रही है और ये सोफी ही है। ये दोनों अब सोफी को लेकर एक वीरान इलाके में जाकर रहते हैं। रात को सोफी नहाने जाती है जहां मैक्स उसकी निगरानी करता है। उतने में ही वो लड़की मैक्स के सिर पर लोहे से वार कर देती है और मैक्स का फोन लेकर भाग जाती है। भागते भागते ये लड़की फोन से एओन कंपनी में फोन कर देती है, लेकिन तभी ये भी एक दलदल में फंस जाती है, जिससे कि फोन भी दलदल के अंदर गिर जाता है और ये फिर खुद ही चिल्लाकर मदद मांगने लगती है। आवाज सुनकर एलिना वहां पर आ जाती है और उस लड़की को बचा लेती है। इसके बाद वो लड़की वापस नहाने जाती है, जहां इस बार एलिना उसकी निगरानी कर रही होती है। एलिना देखती है कि उस लड़की के बॉडी पे ऑपरेशन का निशान नहीं है, जो कि एज ट्रांसफर करने के वक्त आता है। यहाँ एलिना को भी बिलीव हो जाता है कि ये सोफी टाइसन नहीं है, बल्कि सोफी की बेटी मैरी टाइसन है। एलिना मैक्स को बताती है कि ऑपरेशन वाला निशान जो सोफी टाइसन के बदन पर होना चाहिए था वो इस लड़की के पास नहीं है, जिसका मतलब ये सच बोल रही है और ये सोफी की बेटी मैरी है। लेकिन मैक्स बोलने लगता है मुझे नहीं फर्क पड़ता ये सोफी है या मैरी, और अगर ये सच भी बोल रही है तो इसका डीएनए इसकी माँ से मैच करता होगा और हम सोफी टाइसन का बदला उसकी बेटी मैरी से ही ले लेंगे। बाकी बाद में ये माँ बेटी जो भी करें। अगर सोफी को अपनी बेटी से इतना ही प्यार होगा तो वो अपनी बेटी को अपना एज दे देगी
जो कि उसने तुमसे ही लिया है। इसके बाद एलिना और मैक्स रात में टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं मैरी टाइसन को इन्होंने बाथरूम में बांधा हुआ होता है। रात को ही सोते वक्त इनके घर में कुछ लोग घुस आते हैं। मैक्स को लगता है ये सोफी टाइसन के लोग हैं, लेकिन वो लोग बताते हैं कि वो एडम ग्रुप के मेंबर हैं। एडम ग्रुप की लीडर लिलिथ फिर मैक्स को बताती है कि जो तुम्हारे अपार्टमेंट में आग लगी वो सोफी ने ही लगवाई थी, जिससे कि तुम लोग कर्ज में डूब जाओ और डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एलिना को अपने अपार्टमेंट के कीमत के बदले में अपनी एज डोनेट करनी पड़े, क्योंकि सोफी को पहले से ही पता था कि एलिना ही एकमात्र ऐसी लड़की है जो सोफी का डीएनए मैच करती है। इसके बाद एडम ग्रुप की लीडर एलिना को मौका देती है कि वो इस चीज का बदला सोफी की बेटी को मार कर ले सकती है, लेकिन एलिना मैरी को नहीं मारती। इतने में ही जो पिछली रात मैरी ने कॉल की थी उसे ट्रेस करते हुए इयोन कंपनी के भी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। लिलिथ मैक्स को बोलती है कि बाहर जाओ और उन्हें बोलना कि अगर उन्हें मैरी टाइसन चाहिए तो वो सोफी टाइसन को अंदर भेजें। मैक्स भी बाहर जाकर ठीक ऐसा ही बोलता है। उतने में ही जो सोफी का बॉडीगार्ड होता है वो दरअसल एक घुसपैठिया होता है, जो कि असल में एडम ग्रुप का मेंबर होता है। वो गन निकालकर सोफी पर चला देता है और फिर इन लोगों में लड़ाई होने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स अंदर भाग आता है, पर लड़ाई में एडम ग्रुप की लीडर लिलिथ मारी जाती है। एडम ग्रुप्स के सारे मेंबर्स धीरे धीरे मारे जाते हैं और मौका देखकर मैक्स एलिना और सोफी को लेकर वहां से भाग निकलता है। अब जो मैक्स अब तक सोफी की बेटी मैरी से भी एज ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार था, अब उसके दिल में मैरी के लिए दया जाग जाती है। वो एलिना से कहता है कि हमें मैरी को उसकी माँ की सजा नहीं देनी चाहिए। मैरी तो बस एक बच्ची है। उसकी माँ सोफी टाइसन ने जो तुम्हारे साथ किया है, इस सब की सजा हमें मैरी को नहीं देनी चाहिए। लेकिन अब एलिना अपना रंग बदल लेती है। दरअसल एलिना शुरू से ही चाहती थी कि वो वापस से जवान हो जाए, लेकिन वो बस मैक्स को ऊपर ऊपर से मना करती थी और दयालु बनने का नाटक करती थी। इसके बाद वो मैक्स को एक चाकू से धमकाकर गाड़ी से उतरवा देती है और खुद उस डॉक्टर के पास चली जाती है जो इल्लीगली ये ट्रांसप्लांट वाले ऑपरेशन कर रहा था। वो एक रेगिस्तानी इलाका होता है जहां कैंप में छिपकर कुछ लोग ऑपरेशन कर रहे होते हैं। यहाँ इन दोनों का ऑपरेशन भी हो जाता है और मैरी और एलिना दोनों जैसे तैसे अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। आगे हमें देखने मिलता है कि सोफी गोली लगने के बाद भी जिंदा होती है, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ सोफी की बेटी अब धीरे धीरे बूढ़ी होने लगती है, क्योंकि एलिना ने उसकी 40 साल उम्र ले ली थी। मैरी धीरे धीरे अपनी माँ सोफी से भी बूढ़ी हो जाती है। मैरी अपनी माँ से बोलती है कि वो अपनी एज उसे दे दे, क्योंकि सोफी अगर एलिना की एज नहीं लेती तो इतना सब कुछ होता ही नहीं, और एलिना भी मैरी की एज नहीं लेती। लेकिन मैरी की माँ बहुत सेल्फिश होती है। सोफी मैरी की बात टाल देती है कि वो उसके लिए कोई नया डोनर ढूंढ देगी, लेकिन वो अपनी एज उसे नहीं दे सकती, क्योंकि उसे इस कंपनी को और बुलंदी तक लेकर जाना है। इसके बाद हमें देखने मिलता है कि एलिना वापस से पहले जैसा जवान हो चुकी है और अब उसने मैक्स को छोड़कर किसी और से शादी कर ली है, और तो और अब वो प्रेग्नेंट भी होती है। इधर मैक्स अब गुस्से में एडम ग्रुप ज्वाइन कर लेता है, जहां वो भी एडम ग्रुप की तरह ही उन लोगों को हंट करने लगता है जिन्होंने अपना एज कम करवाया था, क्योंकि मैक्स को अब इन लोगों से नफरत हो गई थी। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस मूवी की एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक बात मैं अपनी तरफ से ये बोलना चाहूँगा कि मेरे को मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार लगा, लेकिन वहीं इस मूवी की एंडिंग मेरे को ज़रा भी पसंद नहीं आई। मतलब जिसकी गलती नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसकी एज बढ़ जाती है। मतलब सोफी की बेटी मैरी की। और तो और ना ये कंपनी बंद होती है, ना मैक्स कुछ कर पाता है, ना एलिना कुछ कर पाती है। कंपनी भी पहले की तरह चल रही होती है, सोफी भी वापस जवान हो जाती है, और मैक्स एडम ग्रुप में ज्वाइन होकर कोई रिवेंज नहीं लेता। अब मुझे पता नहीं इसका पार्ट 2 आएगा नहीं आएगा। मतलब मुझे इस मूवी का कोई सिर पैर नज़र नहीं आया। कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है, मैं फिर से बोलूँगा, लेकिन एंडिंग मेरे को नहीं भाई। खैर ये तो मेरे थॉट्स हैं। आप लोगों का इस मूवी पे क्या सोचना है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ। आप लोगों को कहानी अच्छी लगी, बेकार लगी, मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? एंड टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मूवी।